देखो ये पहला नंबर है और इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इन चारों में से कौन सा सबस्पेस होगा इसका R3 का। तो देखिए सबस्पेस का मतलब होता है एक ऐसा सबसेट जो कि वेक्टर स्पेस का सारा नियम का फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो एक्चुअली सबस्पेस का डेफिनेशन हो गया। लेकिन सबस्पेस को पहचानने का कुछ ट्रिक होता है कि आप पहले ये देखिए कि उसमें जीरो वेक्टर है या नहीं, ठीक है। दूसरा ये देखिए कि अगर कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया गया है लाइक दिस, ठीक है, तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि वो जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर होना चाहिए प्लस होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस यानी इक्वल टू के बाद, जैसे ये -2 दे रखा है, इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक है ट्रिक सबस्पेस पहचानने का। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा, सही नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू के बाद -2 है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है बी, वो भी नहीं होगा सबस्पेस क्योंकि वो लीनियर नहीं है, x इंटू वाई दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में जो है वो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर है प्लस होमोजीनियस है, ठीक है। और यहाँ जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। आप कैसे कंफर्म करोगे? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू, अगर 0 चूज करते हो तो वो है ना ये वाला पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। हालांकि होमोजीनियस से ही ये कंफर्म हो गया था, ठीक है। सो कंडीशन के हिसाब से ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सबस्पेस होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पर दिया गया है कि XYZ बिलोंग्स टू R3, ठीक है, और जहां पर X बिलोंग्स टू Q होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कहा सबसेट जो होता है वो वेक्टर स्पेस का नियम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। नियम यानी जैसे यहाँ पर होता है एडिशन होता है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ पर भी वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ 1 2 3 बिलोंग्स टू R3, ठीक है, और यहाँ देखिए 1 बिलोंग्स टू Q है। अगर मैं एक नंबर √2, ये मान लीजिए ये स्केलर है, ये √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1 2 3 के साथ। सो रिजल्ट आएगा √2 2√2 एंड 3√2। आप यहाँ नोट करिए ये वाला चीज जो है वो अब रेशनल नहीं है ना, ये रेशनल नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू Q। सो मैं ये बोल सकता हूँ दिस डजंट बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। तो अगर मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो रिजल्ट आएगा वो W में का एलिमेंट नहीं होगा, तो उस हिसाब से भी ये सबस्पेस नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है जहां पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R3, और गिवन दे रखा है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 इक्वल टू 3 2 1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 4 इक्वल टू 6 5 4, और हमें फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, खास करके एंट्रेंस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो फाइंड करने के लिए बोला गया है, आई मीन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए बोला है, उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे जो गिवन है, ठीक है। सो मैं इधर लिखता हूँ दैट इज 1 0 इज इक्वल्स टू A टाइम्स 1 2 प्लस B टाइम्स 3 4, ठीक है। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। सो 1 0 अभी ये वाला हो जाएगा कितना, ये A प्लस 3B, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे A प्लस 3B कॉमा ये हो जाएगा 2A प्लस 4B, ओके। सो इट विल बी 2A प्लस 4B, ठीक है। सो यहाँ पर 2A प्लस 4B इक्वल टू 0 है ना, 2A प्लस 4B इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा A माइनस 2B, और यहाँ A प्लस 3B इज इक्वल टू 1 है, A प्लस 3B इज इक्वल टू 1 है, तो A इज इक्वल टू माइनस 2B रिप्लेस करेंगे। सो इट विल बी लाइक 3B माइनस 2B, दैट इज B इज इक्वल टू 1। सो B इज इक्वल टू 1 होने पर A इज इक्वल टू मिल जाएगा -2। सो देखिए यहाँ से मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ ना, 1 0 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 एंड -2 1 2 ये वाला प्लस B टाइम्स B कितना है 1 है,
सो बी होगी बी इंटू 3 4 ओके ओके। सो अब इसको सिंप्लीफाई, सॉरी ये तो हो गया, ये भी मिल गया। हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 निकालना है। सो क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सो टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 इज इक्वल टू -2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 प्लस 1 टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 4 ओके। सो -2 1 2 का ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, दैट इज व्हाट 3 2 1 एंड 3 4 का ट्रांसफॉर्मेशन लिखने वाला हूँ 6 5 4। अभी इसको सिंप्लीफाई अपने करेंगे। सो देखिए यहाँ पर 3 इंटू -2 -6 है और ये +6, तो -6 + 6 0 आ रहा है पहला एलिमेंट। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, देखिए एक ही ऑप्शन पे है, तो यहाँ से ये पता चल चुका है कि सही ऑप्शन जो है वो ए होगा। लेकिन कंफर्म कर सकते हैं बाकी का चेक करके। -2 इंटू 2 हो गया -4 एंड ये हो गया 5। सो 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, तो सेकेंड जो है वो 1 होगा, यस 1। और -2 इंटू 1 -2 प्लस 4 -2 इज इक्वल्स टू 2, तो थर्ड वाला 2, यस। सो द राइट आंसर इज ए। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें दो सबस्पेसेस दिया गया है, जैसे एक V है और एक W है और दोनों ही R4 के सबस्पेस हैं। और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, V एंड W का जो इंटरसेक्शन वाला स्पेस होगा उसकी डायमेंशन बताना है। तो जो V है उसके लिए कंडीशन है कि B - 5C + 2D = 0 होना चाहिए, और जो W है उसके लिए कंडीशन है ये दो इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको दो ऐसा सबस्पेस दिया जाए जहाँ पर कुछ इक्वेशन मेंशन दिया गया हो या फिर मेंशन किया गया हो, तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो सबस्पेसेस है वो किसका सबस्पेस है, मतलब इसका डायमेंशन क्या है। सो यहाँ पर देखिए, वो जो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन है आपका 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, टोटल डायमेंशन ठीक है n। और उसके बाद आपको काउंट करना है कि कितने सारे इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2a + 3b = कुछ दिया गया हो, लेट इट बी मान लीजिए 4 है, और यहाँ 4a + 6b = 8, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये पहला वाला इक्वेशन आ जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा इक्वेशन जिसका यूनिक सॉल्यूशन आता हो, ठीक है। तो आप ये 3 इक्वेशन को देखिए, b - 5c + 2d = 0, a - d = 0, b - 3c = 0, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन हैं, ठीक है। सो टोटल डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन, सो ये करने से हमें डायमेंशन ऑफ V इंटरसेक्शन W मिल जाएगा। अब टोटल डायमेंशन इस क्वेश्चन के लिए 4 है और हम लोगों के पास 3 ऐसे इक्वेशन है जो कि इंडिपेंडेंट हैं। सो 4 - 3 = 1, सो द राइट आंसर विल बी A, दैट इज 1। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, जहां पर हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है R2 से लेके R3 तक, और उसका रूल भी बताया गया है, दैट इज T ऑफ xy = x + y एंड y। रैंक ऑफ T फाइंड करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक फाइंड करना। अब देखिए रैंक का क्या मतलब होता है, जो इमेज स्पेस बनेगा, है ना, मतलब हम लोग जब सेकेंड डायमेंशन का जो एलिमेंट को इसमें इनपुट करेंगे तो जो भी आउटपुट आएगा, तो आउटपुट से एक स्पेस बनेगा, तो उस स्पेस का डायमेंशन हमें पता करना है, दैट इज इमेज स्पेस का डायमेंशन पता करना है, इमेज स्पेस का डायमेंशन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिस है सेकेंड डायमेंशन का बेसिस को इनपुट करेंगे किसमें, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, तो इनपुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे पहला T ऑफ 1 0 है ना, सेकेंड डायमेंशन का पहला जो इनपुट होगा T ऑफ 1 0, सो T ऑफ 1 0 को क्या आ जाएगा, दैट इज 1, अगेन 1, बिकॉज x + y, आई होप आप समझ रहे हो, x + y करेंगे तो 1 आएगा,
and last one is y, so it will be 0 0. So 1 1 0 आ गया. So t of 0 1 next, t of 0 1 क्या आएगा, x है, so x will be 0, x plus y है, again it is 1 and y है, so it will be 1. Okay. अब हम ये कहेंगे, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर 1 0 एंड 0 1 है ना, अगर बेसिस है, ठीक है, बेसिस है, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा R2 बन सकता है. ओके, नाउ सी, ये जो गिवन है ना, ये जो इसका इमेज आया, बेसिस का जो इमेज आ गया, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से R3 बनेगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से R3 बनेगा. अब मुझे चेक करना है क्या ये दोनों डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ये जो दोनों है ये LD है या LI है, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा. बस सिंपल सा कैलकुलेशन है कि देखूंगा कि ये जो है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके क्या मैं ये बना सकता हूँ, है ना, या फिर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके क्या मैं ये बना सकता हूँ. कहने का मतलब मैं ये चेक करना चाहता हूँ किसी के साथ भी कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके क्या दूसरा वाला बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 है और आपको यहाँ 1 चाहिए, तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो यहाँ 1 नहीं ला सकते, है ना. या फिर इसके हिसाब से देखोगे, यहाँ 0 है और यहाँ 1 चाहिए, तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो यहाँ 1 नहीं बना सकते हो, है ना. तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों वेक्टर है ये दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल रहे हैं अपने पास, 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. सो मैं ये कह सकता हूँ जो इमेज स्पेस है उसकी डायमेंशन होगा 2, और इमेज स्पेस का डायमेंशन को ही अपने रैंक कहते हैं. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नाउ दिस इज आवर 5th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर. हमें 2 वेक्टर्स दिया गया है और बोला गया है कि अगर दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो इन कंडीशन में से कौन सा सही कंडीशन होगा. नाउ सी, देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मैथमेटिकल जो कंडीशन होता है, अगर मान लीजिए इसको V1 और इसको V2 नाम रखेंगे, सो द 2 वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल अगर V1 डॉट V2 इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, सो नाउ सी, V1 की जगह मैं उसका कंपोनेंट को लिख सकता हूँ, दैट इज 1 2p 4q. उसी की तरह V2 का हो जाएगा 1 4p 2p. नाउ सी, मल्टीप्लाई जब दिस इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 8pq इज इक्वल टू 0. ओके, सो इट विल बी लाइक 8p स्क्वायर प्लस 8pq इज इक्वल टू -1. नाउ सी, देखिए यहाँ से कुछ क्लियर कट कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो अभी अपने क्या करेंगे ना, जो ऑप्शन है उसको अप्लाई करके देखते हैं, मतलब पुट करके देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा, है ना. सो अगर मान लीजिए मैं p इज इक्वल टू q पुट करता हूँ, p इज इक्वल टू q पुट करूंगा, सो ये हो जाएगा कितना 8p स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं p पुट करूंगा तो ये भी हो जाएगा 8p स्क्वायर, मतलब 16p स्क्वायर इज इक्वल टू -1. देखिए यहाँ p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि p का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा. सो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, है ना. p रियल में नहीं आ रहा है तो ये सही नहीं हो सकता. उसी के साथ मैं इसको भी काट सकता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, क्योंकि वहां पर भी p इज इक्वल टू q आएगा. अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आएगा, p इज इक्वल टू -q. सो अच्छा, p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर में क्योंकि p इज इक्वल टू q भी है एंड p इज इक्वल टू -q भी होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि p इज इक्वल टू q भी इसके अंदर छुपा हुआ है. सो p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेकिन देख सकते हैं अपने p स्क्वायर p इज इक्वल टू अगर -q डालते हैं, सो यस देखिए p इज इक्वल टू अगर मैं -q भी डालता हूँ, सो ये 8p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा. दैट मीन 0 इज इक्वल टू -1, जो कि नहीं होगा. अच्छा, तो वहां से देखिए ऑप्शन बी में भी है p इज इक्वल टू -q, तो वो भी ऑप्शन सही नहीं है. तो इसका सही आंसर होगा
ये दोनों वेक्टर कभी ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकते हैं, कोई भी कंडीशन के लिए नहीं हो सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन बेस्ड है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के ऊपर। हमें 3 वेक्टर दिया गया है और ये 3 वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो x की वैल्यू क्या होगा। कोई वेक्टर यहाँ पर देखिए, ये वेक्टर में x एक वेरिएबल के तौर पे यूज किया गया है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, अगर उसका अपने डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अपने लिखेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 x 3 2 6 4 1 x 2, इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। सो 0, सो इसको सॉल्व करना होगा। 1 टाइम्स 12 माइनस 4x, ओके, माइनस x टाइम्स ये हो जाएगा 4 माइनस 4, ओके, एंड प्लस 3 टाइम्स ये हो जाएगा 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगा। सो 12 माइनस 4x और ये 0 हो गया। इसका हो गया कितना, 6x माइनस ये हो जाएगा कितना, 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4x दैट इज 2x एंड 12 माइनस 18 दैट इज माइनस 6 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस 6, दैट मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो द राइट आंसर विल बी 3। ये काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन एंट्रांस में ये पूछता भी है। ठीक है, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर हमें एक 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है लाइक दिस, अल्फा 2 2 अल्फा दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स की जो क्यूब है उसकी डिटर्मिनेंट, क्यूब की डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू अगर 125 होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, तो देखिए जो क्यूब की डिटर्मिनेंट 125 है तो ये आपको पता होना चाहिए ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ये दोनों सेम होते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज इक्वल टू अगर 125 अपने लेते हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपका 5। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर हमें दिया गया है एक 3x3 मैट्रिक्स है ये, है ना, और उसका नॉलिटी बताया गया है कि 1 है। तो अगर नॉलिटी 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू कितना होगा। देखिए तो इसके पीछे का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये पहले मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ। मान लीजिए ये मैट्रिक्स A है, सो k 1 2 1 माइनस 1 माइनस 2 1 1 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है तो इसका नॉलिटी 1 है। तो आपको रैंक नॉलिटी थ्योरम पता होगा, वहां पर होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स A प्लस नॉलिटी ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको अपने n कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए रैंक हमें बता दिया गया है, सॉरी रैंक नहीं बताया गया है, नॉलिटी बताया गया है। तो रैंक हमारे पास नहीं है तो मैं इसको R लिख लेता हूँ। नॉलिटी हम लोग के पास है दैट इज अपने 1 लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, यहाँ पर 1 2 3 कॉलम है। सो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए रैंक इज इक्वल टू अगर 2 हुआ, नोटिस करिए यहाँ पर रैंक क्या है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है। तो अगर रैंक 2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 3x3 का 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा, अगर इसका रैंक 3 हुआ होता, ध्यान दीजिए अगर इसका रैंक 3 हुआ होता तो 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होता, क्योंकि उसका ऑर्डर 2 है।
सो इसका मतलब है 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर अपने सिंप्लीफाई करेंगे सो k की वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप खुद कर सकते हो, ये आप खुद कर सकते हो। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन में हमें एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया गया है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, जो डिफाइंड है V में। ओके, तो जिसका रैंक एंड नलिटी दोनों सेम है। ओके, तो हमें n का नेचर फाइंड करना है। ओके, ना ये क्वेश्चन में भी अपने रैंक नलिटी थ्योरम को यूज करेंगे क्योंकि n का नेचर फाइंड करना है। देखिए रैंक है, नलिटी है एंड n है, तो इन तीनों को यूज कैसे करेंगे? रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल्स टू n। ओके, क्योंकि रैंक और नलिटी दोनों सेम है तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को x ले लेता हूँ। सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू n, सो इट विल बी 2x इज इक्वल्स टू n। तो नोटिस करिए n इज इक्वल टू 2x है, सो n इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 है। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ n इज इवन, n इज इवन। आई होप आपको समझ में आया होगा।